लोगों ने? एक बार नोटबुक दिखाओ। अच्छा, अब लैंड फॉर्म्स पढ़नी है, ये लिखवाई थी। लास्ट क्लास में आपको लैंड फॉर्म्स, इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय रिवर, इसके बारे में बताया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपने देखा भी होगा कि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि नदी कौन सी लैंड फॉर्म को क्रिएट करती है। तो मैंने आपको शायद एग्जाम्पल्स लिखवाए थे लास्ट टाइम कि ये वैलीज़ हैं, ये वी शेप वैली होगी, कैनियंस होंगे, गॉर्जेस होंगे, पेनी प्लेन था, ऑक्सबो लेक थी, रिवर मेंडरिंग थी, या फिर रैपिड्स और वाटरफॉल। अब ये होते क्या हैं इनको समझ लीजिए पहले, फिर एक एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए केवल एक शब्द मात्र है, नाम है केवल आपके लिए कि ये कोई लैंड फॉर्म है। तो इरोजन का तो मतलब समझ में आया आपको, पहले वेदरिंग हुई होगी, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया सेडिमेंट्स को उस इरोजन प्रोसेस से जो लैंड फॉर्म्स क्रिएट हुई। तो सबसे पहली थी वी शेप वैली, वी शेप्ड वैली, वी आकार की घाटी। अब देखिए आप इसमें क्या है, ये कोई एक वैली है, माउंटेन था इस तरीके से, उस माउंटेन में जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, इस तरफ से बीच से रिवर फ्लो कर रही है। तो रिवर लगातार क्या कर रही है, वर्टिकल इरोजन, नीचे की तरफ गहरा करती जा रही है घाटी को। अब ये प्रोसेस एक दिन में नहीं हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर में, मिलियंस ऑफ ईयर में ऐसा हो रहा है। नदी क्या कर रही है, ऊर्ध्वाधर अपरदन, वर्टिकल इरोजन। तो जब वर्टिकल इरोजन करेगी तो नीचे की तरफ गहरा करेगी ना। अब ये नदी देखो इधर बह रही है, इधर बह रही है, और बहने के बाद ये इस तरीके की एक वैली बना देती है। तो ऐसा लगता है कि इंग्लिश का लेटर हो वी, तो वी लेटर की, तो इसीलिए हम बोलते हैं वी शेप्ड वैली। तो ये माउंटेन का पीक है, ये वाला हिस्सा माउंटेन पीक है, और यहाँ से क्या बह रही है, नदी बह रही है, लगातार और गहरा करती जा रही है, और गहरा करती जा रही है, अगले कई हजारों सालों में और ज़्यादा गहरा कर देगी। तो वर्टिकल इरोजन के द्वारा बनने वाली लैंडफॉर्म्स को वी शेप्ड वैली कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज वी शेप्ड वैली? द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर बाय द वर्टिकल इरोजन। भैया क्या हुआ, गुस्से में थे भैया, भैया गुस्से में थे कुछ। लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर बाय वर्टिकल इरोजन इज कॉल्ड वी शेप्ड वैली। हिंदी में सुन लीजिए, नदी के द्वारा ऐसी स्थलाकृति का निर्माण जिसमें ऊर्ध्वाधर अपरदन हो, वर्टिकल इरोजन हो रहा बजाय हॉरिजॉन्टल इरोजन के, तो क्या बन जाएगा, वी शेप्ड वैली बन जाएगी, ठीक है। दूसरी देखिए, दूसरा क्या बोला था आपको मैंने, गॉर्जेस एंड कैनियंस। तो देखिए गॉर्जेस एंड कैनियंस, वी शेप की वैल्यू आपको हिमालय में बहुत सारी मिल जाएंगी, चाहे शिवालिक हिमालय में या लेसर हिमालय में। गंगा रिवर, यमुना रिवर, इन सब ने वी शेप की बहुत सारी वैलीज बना सी। उत्तराखंड से कौन है आप में से? अब होगा भी तो कोई नहीं बोलेगा, वरना सोच रहे होगा ये कोई क्वेश्चन पूछेंगे हैं। उत्तराखंड वाले कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कहाँ से हो, कहाँ से हो? रामबन से हो? अरे वाह, बहुत बढ़िया जगह है रामबन। तो रामबन में भी आपको वी शेप की वैलीज दिखेंगी, ठीक है। तो जब उधमपुर से श्रीनगर रास्ते पे जाते हैं तो रामबन पड़ेगा बीच में, रामबन डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पर भी बहुत सारी वी शेप वैली, आराम से, ठीक है। अब देखिए गॉर्जेस क्या है, जब यही वी शेप की वैली बहुत गहरी हो जाए, जैसे ये कोई माउंटेन्स है ना, और रिवर कहाँ से बह रही है, इस वाले हिस्से से,
लगातार। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 2D फिगर है, तभी मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड करवा रहा था जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो 2D फिगर में तो ऐसे ही आएगा, अदरवाइज आपको बुक्स मटेरियल मिले होंगे, क्या चाहिए निकालना, क्यों बाद में करना क्लास के बाद, ठीक है। बुक मटेरियल में आपको पिक्चर्स दिखेंगी, अदरवाइज जैसे ही इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इमेजेस दिखा दूंगा, ठीक है, कैसी बननी है। तो आपको कम से कम एक ब्रेन में मैपिंग हो जाएगी, एक इमेज बन जाएगी आपके रेटिना पर कि हाँ इस तरीके की वैल्यू होती है। अदरवाइज पैराग्राफ को तो रटना के अलावा कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो नदी बह रही है और ऐसे ही इसी तरीके बहती जाएगी और गहरा करती जाएगी। तो ऐसी वी शेप की वैली जो गहरी हो, काफ़ी डीप वैलीज, डीप वी वैलीज, और सकरी भी हो, सकरी मतलब नैरो हो, इसको हम गॉर्जेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉर्जेस। तो डीप एंड नैरो वी शेप्ड वैलीज आर गॉर्जेस। तो गॉर्जेस और कैनियन कुछ नहीं, केवल वी शेप वैली ही है, लेकिन वी शेप वैली के अदर टाइप्स हैं। अगर यही वैली बहुत ज़्यादा गहरी हो जाए तो क्या बन जाएगी? गॉर्जेस। जैसे फेमस इंडस गॉर्ज, सिंधु नदी का गॉर्ज। सिंधु नदी ने आपके लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में पीओके वाले हिस्से में बहुत बड़े बड़े गॉर्जेस बनाए। ब्रह्मपुत्र के गॉर्ज, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी गॉर्जेस बनाती हुई आती है। और इवन आपने वर्ल्ड का फेमस गॉर्ज बुंजी गॉर्ज सुना होगा, ठीक है, सबसे गहरे गॉर्जेस में से, वो भी कौन बना रही है? इंडस रिवर, इंडिया में। और एक मैं तुम दोनों को भगा दूंगा, मैं तुम्हें तीसरी बार कह रहा हूँ, आज फर्स्ट टाइम है और वैसे 3 बार बोल चुका हूँ, नहीं पढ़ना हुआ करे मत आया करो क्लास में ऑन कैमरा, फिर सिफारिश लेके आओगे और कुछ नहीं है, मैं पूरी महीने के लिए सस्पेंड करूँगा आपको, ठीक है। अब गॉर्जेस का ही लार्ज फॉर्म, गॉर्जेस का लार्ज फॉर्म, कोई बात नहीं, और थोड़ा सा घुमाइए बस। गॉर्जेस की ही लार्ज फॉर्म क्या कहलाती है? कैनियंस कहलाती है। तो कैनियंस एंड गॉर्जेस दोनों ही क्या हैं? वी शेप्ड वैलीज हैं, लेकिन वी शेप वैली के अदर एक्सटेंसिव पार्ट हैं। तो अभी आपको मैंने बताया, अभी इसकी बात टेंशन मत लेना, आपको डिक्टेट कर दूंगा मैं, ठीक है, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा कि गहरी घाटी हो और सकरी घाटी हो तो क्या बोलते हैं उसको? गॉर्जेस। और यही घाटी बहुत लंबे किलोमीटर तक चले तो उसको बोलते हैं कैनियन। तो कैनियन भी क्या है? गॉर्ज ही है। और गॉर्जेस और कैनियन दोनों ही क्या है? अपने आप में वी शेप वैली है। एग्जाम में सिर्फ आपके एनडीए में ये पूछा गया है, कैनियंस आर क्रिएटेड बाय विंड, ग्लेशियर्स, सी वेव्स या रिवर। तो रिवर का इरोजन है ये, ठीक है, ग्लेशियर्स नहीं बनाते हैं, ग्लेशियर यू शेप वैली बनाएगा और रिवर्स बनाती हैं वी शेप्ड वैली, ठीक है। एग्जाम्पल में वर्ल्ड का फेमस ग्रैंड कैनियन, यूएसए के एरिजोना स्टेट में बहुत बड़ा कैनियन है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं सेल्फी लेने। और एक मूवी आपने देखी होगी, अगर आप समझ पा रहे हैं, वरना कल तो मैं आपको जैसे ये चल जाएगा तो इमेजेस दिखाई दूंगा। वो अक्षय कुमार की एक जो मूवी आई थी राउडी राठौर, उसमें वो ग्रैंड कैनियन में रहता है, यहाँ वहाँ का जो विलेन होता है, ग्रैंड कैनियंस में ही रहता है। वो बहुत गहरी घाटी होती है, उसमें अपना बनाता है। वो देखा होगा आपने, सीन जाके देखना, वो दोनों तरफ माउंटेन्स हैं, कहीं भागने का रास्ता नहीं है, समझ रहे? तो गहरी सकरी घाटी वो कैनियंस है। ब्रह्मपुत्र रिवर भी कैनियंस बनाती है, गॉर्जेस बनाती है। और आपने सबसे बड़ा वर्ल्ड का डैम कौन सा है? चाइना का 3 गॉर्जेस डैम, तो नाम में ही लिखा है 3 गॉर्जेस, तो यही गॉर्ज है वो भी। गॉर्ज पर डैम बनाने के लिए सुविधा रहती है। कारण क्या होता है कि देखिए, इधर तो नेचुरल बैरियर है, ये तो चट्टानें हैं ही, ये तो प्रकृति ने दे ही दी, तो इन नेचुरल बैरियर्स पे तो कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, केवल आपको इतनी जगह पर दीवार लगानी और पानी रोक देना पीछे की तरफ या इस तरफ, नहीं आई बात समझ। तो अदरवाइज प्लेन एरिया में डैम नहीं बनता है। तो डैम बनाने के लिए भी जो रिसर्चर जाते हैं या जो सर्वे करने जाते हैं, उनको सब पता होती है बात कि कहाँ पर डैम बनाने चाहिए, कहाँ पर लोकेशन आइडेंटिफाई होगी। अदरवाइज़ आप देखिए ना, जब डैम बनाने के लिए होता है तो कितने आंदोलन होते हैं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है।
विस्थापन करना पड़ेगा, गांव के गांव डूब जाते हैं कई सारे। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती, वहाँ से हटा करके जहाँ गांव नहीं है, बंजर ज़मीन है, वहाँ पे बना दे। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डैम हर जगह नहीं बन सकता, ठीक है, हर जगह डैम नहीं बना। जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड जो रॉकेट स्टेशन होता है वो हर जगह नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है इसरो आके दिल्ली में लगा दे? अगर मिसाइल मिसफायर हुई या रॉकेट मिसफायर हुआ तो पढ़ते में और मुझे पढ़ाते में बीच में ही गिर रही है। तो हमेशा समुद्र के पूर्वी किनारे पे रखा जाता है, ईस्टर्न कोस्ट पर। तो चाहे आप फ्रांस की सर्न एजेंसी का देखिए, CERN, सर्न एजेंसी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, चाहे आप USA का लॉन्चिंग पैड, नासा का पैड देखिए फ्लोरिडा में, वो भी ईस्ट कोस्ट पर है, ठीक है। फ्रांस की एजेंसी का देख लिए फ्रेंच गुयाना में, साउथ अमेरिका, वो भी ईस्ट कोस्ट पे। और इंडिया का तो है ही सतीश धवन स्पेस, सब ईस्ट कोस्ट पे ही रखे जाते हैं। अब ईस्ट पे ही क्यों होते हैं उसके पीछे मैं आपको जब पढ़ाऊंगा इंडियन ज्योग्राफी तब आपको बताऊंगा। अर्थ का रोटेशन हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट, मिसफायर हुआ तो कम से कम कहाँ गिरे, समुद्र में गिरे, पब्लिक प्लेस पे ना गिरे। अगर हम वेस्ट कोस्ट पे रखेंगे तो पब्लिक प्लेस पे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करा जाता है। तो हर जगह आप देखना, चाहे जापान की एजेंसी हो जाक्सा, वो भी ईस्ट कोस्ट पर है, ईस्ट कोस्ट पे रखते हैं, समुद्र में गिरे जिससे, क्योंकि इनका कुछ भरोसा नहीं होता। अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज़ सुनी भी होगी, इंडिया ने एक ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग करी थी, गलती से पाकिस्तान चली गई। तो भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर को, डिफेंस मिनिस्टर को, रक्षा मंत्रालय को माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं सही बता रहा हूँ आपको ये बात। डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फोरम पर माफ़ी मांगी कि गलती से ऐसा हो गया है, जानबूझकर, हमारा कोई ऐसा एग्रेशन नहीं था। अदरवाइज इसको एक्ट ऑफ एग्रेशन लिया जाता है, समझ रहे हैं। और एक्ट ऑफ एग्रेशन लिया जाएगा, तुम हमें आंख दिखा रहे हो तो फिर क्या होगा, वो भी परमाणु संपन्न देश है, प्लस पापा हैं उसके ऊपर, तो ज़बरदस्ती फिर बाप बेटे दोनों लपट हैं। हालांकि इंडिया तैयार है 2 फ्रंट वॉर पे, इसीलिए अम्बाला में हमने क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिए। अम्बाला में क्या डिपो किया है, राफेल। राफेल जो अभी आए हैं वो सब अम्बाला में डिपोर्ट करें, क्योंकि अम्बाला की जो लोकेशन है बिल्कुल सेंटर पोजीशन है। चाइना बाप बेटो दोनों को देख लेंगे वहीं से। और 6 राफेल तो अब जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में ही, तो केवल पिताजी को देखने के लिए राफेल, ठीक है। न्यूक्लियर कैपेबल अपने आप में कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो, इसलिए। तो अब आपको समझ में आई ये बात। गॉर्जेस जहाँ पर होंगे या कैनियंस जहाँ पर होते हैं वहीं पर क्या करते हैं, डैम बनाने की फैसिलिटी होती है। इंडिया का सबसे ऊंचा डैम आप देखिए, टेहरी डैम, जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। टेहरी डैम भी 2 तरफ पहाड़ियाँ हैं और बीच में केवल क्या क्या रखा है, डैम लगा के पानी को रोक दिया। भाखरा नंगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, बाउंड्री पर, उसमें भी क्या करा, 2 तरफ पहाड़ियाँ हैं, बीच में बैरियर लगा के रोक दिया। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर, गुजरात में। तो विंध्यन माउंटेन्स और सतपुड़ा माउंटेन्स की वहीं पे पॉइंट मिलन है, जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर। गया कोई आप में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने? नहीं गए अभी, जाएंगे घूमने। और जाते हैं तो सेल्फी लेकर के आ जाते हैं। प्रॉब्लम तो ये है ना, कुछ देखा करो, सीखा करो। तो विंध्यन माउंटेन्स जो इंडिया के हैं और सतपुड़ा माउंटेन्स वहीं पर आकर जंक्शन पॉइंट है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में लगा के डैम से रोक दिया उसे पानी को, ठीक है। अदरवाइज़ कितना लंबा डैम बनाओगे आप। तो आपने क्या क्या देखा, वी शेप्ड वैली देखी, और वी शेप वैली को अगर समझ लिया तभी आपको गॉर्जेस और कैनियन आ जाएंगे। तो गॉर्जेस और कैनियन कुछ और नहीं बल्कि वी शेप वैली का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। क्लियर। अब आइए तीसरा वाला टॉपिक, नेक्स्ट जो है वाटरफॉल एंड रैपिड्स, जलप्रपात एवं शिप्रिकाएं। शिप्रिका। अब वाटरफॉल क्या होता है, तो वाटरफॉल तो देखा ही होगा कम से कम आपने लाइफ में। वाटरफॉल को देखिए, जैसे ये कोई हार्ड रॉक है,
मोहित तुम्हारी आवाज़ आ रही है बिना पीछे देखे मेरे, समझ रहे हो? और नहीं पढ़ना है तो जा सकते हो क्लास से बाहर। जब कभी सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर हार्ड रॉक हो, और हार्ड रॉक कैसी फॉर्म में हो? क्लिफ की फॉर्म में। अब क्लिफ और रिफ्ट वैली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हैं। खड़ा ढाल, एक माउंटेन का, किसी पर्वत का एक कैसा हो? स्टीप स्लोप, एक खड़ा हुआ खड़ा ढाल हो। तो रिफ्ट वैली देखी थी आपने? इसी तरीके से ये कैसा है? खड़ा हुआ ढाल है। अब यहाँ से कोई रिवर अगर बह रही है तो रिवर तेजी से यहाँ से गिरेगा पानी, तो यहाँ जो ऑब्जर्वर है, खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको क्या लगेगा कि पानी गिर रहा है। इसी को वो उसने क्या कह दिया? वाटरफॉल। तो वाटरफॉल हार्ड रॉक्स के खड़े ढाल से तेजी से गिरता हुआ जल है, और कुछ नहीं है वाटरफॉल। नाम में लगा वाटर और फॉल, वाटर का फॉल होना, ठीक है? यही काम अब ये ऊंचाई से होगा, ये ध्यान रखना। जिसकी हाइट ज़्यादा हो, वाटर का लेवल ज़्यादा हो, वरना झरना कह देंगे उसे छोटा सा, ठीक है? ऐसे तो नदी नाले बहुत सारे निकलते रहते हैं, लेकिन वाटरफॉल एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर गिर रहा है तो उसे वाटरफॉल कहा गया है। जबकि रैपिड्स वाटरफॉल ही होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर होते हैं। छोटी हाइट से अगर गिर रहा हो, कम पानी गिर रहा हो, तो उसको रैपिड्स या शिप्रिकाएँ कह देते हैं, ठीक है? समझ आई बात? ये सब होगा कहाँ से? एक स्टीप स्लोप से। हार्ड रॉक ही क्यों लिखा? क्योंकि हार्ड रॉक को अभी क्या नहीं कर पा रही है रिवर, जो पानी बह रहा है, इरोजन नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो कैसी कठोर चट्टान है, लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है? और सॉफ्ट रॉक हो गई है इरोजन, इसलिए सॉफ्ट रॉक की तरफ से ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ी से पानी गिर रहा हो। इंडिया के बेस्ट एग्जाम्पल्स में, जैसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट कौन सा वाटरफॉल है? जॉग फॉल, कर्नाटका में। अब ये सब फैक्ट्स वाली बातें हो गई। फैक्ट्स भी आते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन कॉन्सेप्ट भी आने लगे हैं। तो जॉग फॉल, जिसको गोरसप्पा फॉल या महात्मा गांधी फॉल भी कहते हैं, तीनों नाम हैं इसके। किस रिवर पर है ये? श्रावती रिवर पर। कहाँ पर मिलेगा दीक्षित जी? कर्नाटका में, श्रावती रिवर कर्नाटका में। ये सारी बातें अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो एंजल फॉल। कहाँ मिलेगा? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेनेजुएला कंट्री में। किस नदी पर मिलेगा? तो ओरिनिको रिवर की सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी चुरून पर। रिवर का नाम है चुरून। चुरून रिवर पर वाटरफॉल वर्ल्ड का हाईएस्ट कौन सा? एंजल फॉल। किस कॉन्टिनेंट में? साउथ में। ये सब फैक्ट्स वाली बातें होंगी, ठीक है? हालांकि एनडीए में तो फैक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में नहीं आते हैं। जैसे सीडीएस में है या यूपीएससी सिविल सर्विस में, वहाँ ये नहीं पूछेगा आपसे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल क्या है, वहाँ पूछेगा बना कैसे, ये बताओ। समझे? तभी तो आपको माना जाएगा कि कितनी समझ लेकर के आए हो, ये नहीं किताब रट के आ गए। अब आप एनडीए फर्स्ट का पेपर दे करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है अभी, उनको एक आइडिया लग गया होगा। और एनडीए सेकंड का भी दे करके समझ में आ गया होगा कितने अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? एक और फेमस वाटरफॉल है यूएसए और कनाडा की बाउंड्री पर, क्या नाम है? बोलिए। नियाग्रा फॉल। वेरी गुड। नियाग्रा फॉल ओंटारियो लेक के पास, बिल्कुल कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर। तो आधा हिस्सा उसका कनाडा में आता है, आधा हिस्सा यूएस में आता है। इंडिया पाकिस्तान की सीमा की तरह नहीं है, वरना तो फिर लड़ते। वहाँ पर लोग जाते हैं, कैनेडियंस यूएसए वालों को, अमेरिकन्स को अच्छे से सेल्फी लेते हैं उनके साथ, वो उनकी सेल्फी लेते हैं। और यहाँ होता तो इधर से हम उधर ड्रग फेंक देते, उधर से इधर ड्रग सप्लाई हो जाती, हथियार आ जाते। यही होता है। वहाँ की बाउंड्री सही है, वहाँ लोग समझदार हैं। तो वाटरफॉल्स, वर्ल्ड के फेमस वाटरफॉल जॉग फॉल, गौरसप्पा फॉल या नियाग्रा फॉल्स, ये सब फॉल्स हो गए। जबकि रैपिड्स आपको इंडिया में कहाँ मिलेंगे? कर्नाटका में भी मिलेंगे और छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी, यानी झारखंड वाली साइड में। ये सब फैक्ट वाली बातें हो गई, ठीक है? कर्नाटका में। अब ये रैपिड्स तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, रैपिड जहाँ ऊंची नीची भूमि होगी। अब कावेरी रिवर बहुत सारे रैपिड्स बनाती है। अगर आप इंडिया का मैप ऑब्जर्व करें तो इंडिया में
कावेरी रिवर जहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है कावेरी रिवर? कर्नाटका में एक जगह है ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, और वहाँ पे कावेरी ताल से निकलती है। तो अब वहाँ से जब कावेरी रिवर निकल रही है तो यहाँ पर आपको इस जगह पर कर्नाटका का प्लेट्यू मिलेगा, उसके नीचे मैसूर का प्लेट्यू, फिर तमिलनाडु की उच्च भूमि। तो ये रिवर क्या करती है, बार बार ना प्लेट्यूज से होती हुई बह रही है। अब प्लेट्यूज होते हैं पहाड़ से छोटे लेकिन ज़मीन से ऊंचे, मैदान से ऊंचे, ठीक है। तो बार बार क्या करती है, रिवर चल रही है, फिर स्लोप पर गिरी, फिर प्लेन चली, फिर स्लोप पर गिरी, फिर चली तो फिर चली। ऐसा लगता है जैसे रिवर टेरेस पे चल रही हो या सीढ़ियों पर चल रही हो। जैसे सीढ़ियों से आप पानी फैला के देखिए, जिस तरीके से पानी फैलता है वैसी रिवर चलती है। तो ऐसी प्लेसेस रैपिड्स कहलाती हैं। रैपिड्स हों या वाटरफॉल हों, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी पर क्या बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। जल विद्युत परियोजना तो वहीं बनेगी ना। क्यों भैया, कहाँ सो गए क्या? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कितने सारे लगे इंडिया में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिल्ली में क्यों नहीं लगा पाए हम, यमुना नदी पर? अमन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दिल्ली में क्यों नहीं लगा पाए हैं? बाहर निकलो क्लास से, गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तीनों लोग निकलिए आप तीनों क्लास से बाहर जाइए और परमिशन। वाटरफॉल्स हम दिल्ली में क्यों नहीं डेवलप कर पाए? कंस्ट्रक्शन वाटरफॉल नहीं है यहाँ पर, या यहाँ पर रैपिड्स नहीं है, इसलिए क्या है, हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए। प्लेन एरिया में कैसे बनाओगे? पानी गिराना पड़ता है ना डैम से, तभी तो आपकी टरबाइन घूमेगी। अब पानी गिराने के लिए आपको इतना ऊंचा या तो डैम बनाओ, वो पॉसिबल नहीं है, दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी। तो ये कहाँ पर पॉसिबल है? पहाड़ों पर या ऐसी जगह पर जो ऊंची नीची जगह हो। तो ये सब ज्योग्राफी से ही तो डिसाइड हो रहा है। इंजीनियर्स जो डैम बनाने जाते हैं उनको पहले पता होता है कि कौन सी लैंड चूज़ करनी है। तो वाटरफॉल्स कर्नाटका में, अब ये सब एक बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको, समझ में तो आपको लग रहा होगा कि क्या बेवकूफ़ी सी बता रहे हैं। साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कोयला और लोहा मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाई कोई भी। क्यों नहीं लग पाई इंडस्ट्रीज़? इलेक्ट्रिसिटी भी तो चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनाओगे? हमारे पास एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, तब एम विश्वेश्वरैया एक साइंटिस्ट आए, नाम सुना होगा, विश्वेश्वरैया पावर प्लांट उन्हीं के नाम पर है। तो उन्होंने ही यहाँ पर सबसे पहला प्लांट लगाया। उन्होंने कहा जब यहाँ पर कर्नाटका का, मैसूर का, तमिलनाडु के अलग अलग प्लेट्यूज़ हैं और अलग अलग हाइट पर हैं, तो रिवर जा रही है इस तरीके से, स्टेप्स बने हुए हैं। अब रिवर यहाँ से बह रही है तो पानी नीचे गिरा, फिर थोड़ी देर प्लेन में चली, ये किलोमीटर्स के हैं कई सारे, फिर नीचे गिर रहा है। तो यहीं पर आपने क्या बनाना है? डैम बना दिया। यहीं पर आपने डैम बना दिया, ऊंची नीची जगह होगी वहीं पर तो डैम बना पाओगे। और डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और एनर्जी को अगर हम प्रोड्यूस कर लेंगे तो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर अपने आप ही बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने आप में क्लीन फ्यूल भी है, जानते भी हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस है। जब तक आपको ये लैंडस्केप्स नहीं पता होंगे तब तक आप कैसे बताओगे कि कहाँ पर डैम बनाऊँ, कहाँ पर मुंह उठाया कहीं पे भी डैम बना के चल दिए, ठीक है। आर्मी ऑफिसर बनने के बाद अगर आपको दिख रहा है कि दुश्मन के कहाँ पर हो सकते हैं डैम, तो पहले समझ भी तो होगी जहाँ पे ऊंची नीची जगह होगी वहाँ डैम जरूर होना चाहिए। कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं? प्लेन में कहाँ डैम ढूंढोगे, ठीक है। तो वाटरफॉल्स और रैपिड्स ये भी किसने बनाए हैं? रिवर ने। रिवर लगातार इरोजन कर रही है इनको। अब लगातार ऐसे जैसे यहाँ पे चल रही है तो इसको भी इरोजन करती जाएगी, तो ये हिस्सा पीछे खिसकता जाएगा और इरोजन करती जाएगी। लगातार क्या कर रही है रिवर?
इसका इरोजन कर रही है। ये प्रोसेस 1-2 दिन की नहीं है, हजारों और मिलियंस ऑफ ईयर्स की है। ठीक है, समझ आई इतनी बात। अब आइए, और कौन सी इमेज बताई थी, और कौन सा बताया था आपको? पेनी प्लेन्स के बाद बताइए, पेनी प्लेन वाली। रिवर मियांडरिंग। अब देखो रिवर मियांडरिंग, इन सबको अभी मुझे लिखवाना, आप बस समझते चलिए साथ साथ। रिवर मियांडरिंग, केवल ये क्वेश्चन आया है पेपर में आपके एनडीए में, स्टार लगा लीजिए कि रिवर मियांडरिंग कहाँ पर होगी? माउंटेन्स पर नहीं हो सकती। रिवर विल मियांडर ओनली इन प्लेन्स। जहाँ पर प्लेन सतह है, जहाँ में मैदानी इलाका है, जहाँ पर ढाल कम है, वहाँ पे नदी क्या सीधे चलेगी? नहीं। कैसे चलेगी? रिवर इस तरीके से चलेगी घूमती हुई, कभी ऐसे चली, कभी इस तरीके से चल रही है। इसी को बोलते हैं रिवर मियांडरिंग। ये रिवर का फ्लो है। रिवर मियांडरिंग, या इसको कहते हैं नदी विसर्पण। अब आप अपने घर में एग्जाम्पल देखिए, घर में आपने धुलाई तो करी होगी जरूर कभी ना कभी, मम्मी की हेल्प की होगी या खुद भी करी होगी। तो आपके घर में प्लेन होता है, प्लेन किसी रूम में अगर आपने बाल्टी फैलाई है तो पानी हर तरफ फैल जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। और यही काम सीढ़ियों पर करके देखिए, सीढ़ियों पे एकदम सीधे जाएगा क्योंकि ढाल ज़्यादा है। तो स्लोप्स को फॉलो करेगा फ्लूड, और प्लेन एरिया में फॉलो नहीं करेगा। तो मैदानी इलाके में जहाँ पर भी मैदान होंगे, जहाँ ढाल कम है और नदी का पानी आ रहा है, नदी एक फिक्स पाथ में नहीं चल रही है, लगातार क्या कर रही है? अपने रास्ते को सांप की तरह चल रही है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर मियांडरिंग, विसर्पण शब्द ही वहीं से आया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं गंगा रिवर का रिवर मियांडरिंग कहाँ पर होगी, ये पेपर में क्वेश्चन था। उत्तराखंड में नहीं होगी क्योंकि उत्तराखंड में माउंटेन्स हैं, स्लोप कैसा होगा? सीधा, सीधे आएगी तेजी से। तो नदी कम चौड़ी है कहाँ पर? उत्तराखंड साइड में। हरिद्वार अगर आप जाएंगे, हरिद्वार तो प्लेन आ जाएगा, लेकिन अगर आप ऋषिकेश या उससे और ऊपर जाएंगे केदारनाथ की साइड में, तो गंगा नदी इतनी चौड़ी नहीं दिखेगी आपको, उसकी ब्रेथ कम है, ठीक है, गहरी सी दिखेगी क्योंकि वो वर्टिकल इरोजन करेगी वहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में आएंगे, बिहार में जाएंगे आप, तो बिहार कैसा जगह है? प्लेन। यूपी कैसी जगह है? प्लेन एरिया। तो नदी बिल्कुल सीधे नहीं चलेगी, ऐसे घूमेगी। इसीलिए बाढ़ कहाँ आती है? प्लेन एरिया में। तो चाहे कोसी रिवर फेमस है बिहार की, जिसको सौरव ऑफ बिहार भी बोलते हैं, बिहार का शो कोसी रिवर, गंडक रिवर, इन नदियों में अक्सर बाढ़ आने का पीछे कारण क्या है? नदी का विसर्पण करना। अब ये इसका पाथ है, इस तरीके से चल रही है। किसी जैसे ही मानसून सीजन आया, पानी ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ कोई गांव था, अब पानी ज़्यादा आया तो पानी तो पूछ के आएगा नहीं कि गांव है यहाँ पे, आबादी है, जहाँ नहीं जाऊँ, पानी इधर चला गया, डूब गए गांव, ले डूबा मकानों को, 10-20 मकान को। ठीक है, तो रिवर की हॉरिजॉन्टल इरोजन को क्या बोलते हैं? रिवर मियांडरिंग। अब इसमें इरोजन कैसा होगा? वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। तो अपनी चौड़ाई बढ़ाएगी, नदी चौड़ी ज़्यादा होगी यहाँ पर, उसकी ब्रेथ ज़्यादा होगी बजाय गहरी के। तो क्या बिहार में आपको गंगा नदी गहरी ज़्यादा मिलेगी? नहीं। लोग इसीलिए नहाने जाते हैं, अब बीच तक में चले जाते हैं, समझ रहे हो? कुछ लोग स्टंट करने जाते हैं, बोले पुल पे से कूद रहे हैं। उत्तराखंड में ये काम करके दिखाओ, वहाँ गहराई ज़्यादा क्योंकि वर्टिकल इरोजन कर रही है। ठीक है, तो जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा हमेशा ध्यान रखना, वहाँ कैसा इरोजन करेगी रिवर? वर्टिकल। और जहाँ पर प्लेन होगा वहाँ पर हॉरिजॉन्टल इरोजन करेगी। ठीक है, तो रिवर मियांडरिंग आपको कहाँ पर मिलेगी? हमेशा प्लेन एरिया। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि माउंटेन्स पर मिलेगी, डेजर्ट में मिलेगी, कि कहाँ मिलेगी? तो प्लेन एरिया में। नेक्स्ट आपको फिगर कौन सी बताई थी? ऑक्सबो लेक। देखो इसे समझ लो, ऑक्सबो लेक अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अब ऑक्सबो लेक के देखिए, अब रिवर में जैसे पानी आ रहा है, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गई। अब बाढ़ से पहले की एक स्थिति समझो, कंडीशन समझो, जैसे रिवर ऐसे चल रही है, तो रिवर अपना सेडिमेंट, अब इसमें 2 पोजीशन हुई, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये टिपिकल टॉपिक है, दूसरी फिजिक्स समझो, यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये जो शेप बना है, इस शेप में ये जो अंदर हिस्सा चला गया, इस शेप को
और जो हिस्सा बाहर निकला इस शेप को क्या बोलेंगे? कनकेव और कॉन्वेक्स कोस्ट या बैंक, रिवर के लिए बैंक बोलते हैं, यूज करते हैं। तो उत्तल किनारा और ये अवतल किनारा, बात समझ में आई भाई? आपने कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस देखे हैं? कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है? जो बाहर को भरा हुआ होता है, इस तरीके की शेप ही तो होती है कॉन्वेक्स लेंस की। और कनकेव लेंस की कैसी होती है? अंदर को जो धसा हुआ है, कनकेव शेप है। अवतल और उत्तल, तो बाहर को जो चीज बल्जिंग आउटवर्ड है दैट इज कॉन्वेक्स, तो ये बाहर को निकला हुआ हिस्सा है। अब ये कैसे कहोगे सर? बोले बाहर तो ये भी निकला हुआ है। तो रिवर के डायरेक्शन से देखते हैं, क्योंकि अब ये आप कॉन्वेक्स और कनकेव का सिस्टम समझिए, तब आपको समझ में आएगी अगली लैंडफॉर्म कैसे बनेगी। वरना फिर डब्बा गोल किताब पढ़ोगे, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे टीचर को समझाया ही नहीं। ठीक है, देखिए फिर से, तो कनकेव वाला किनारा और कॉन्वेक्स वाला किनारा, जब नदी लगातार पानी लेकर के आ रही है तो अपने सेडिमेंट्स को कॉन्केव वाले किनारे पर डिपॉजिट करती जाएगी, और पानी कहाँ पर टक्कर मारेगा? कनकेव किनारे पे। ऐसे ही तो आएगा पानी। देखिए अब इधर की तरफ अगर रिवर चल रही है तो किनारे टक्कर कहाँ मारेगा पानी? इस तरफ। तो इधर का क्या होगा? इरोजन। और ये वाली ब्रेथ बढ़ेगी कि घटेगी? ये वाली ब्रेथ बढ़ेगी, क्योंकि पानी लगातार टक्कर मार रहा है इधर। तो जहां पर टक्कर मारता है, जहां पर बार बार उसको कोलाइड कर रहा है, उस पोजीशन को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स वाला। तो इस जगह का क्या हो रहा होगा? इसका मतलब इरोजन या डिपोजिशन? इरोजन, अपर्दन, क्योंकि ये हिस्सा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ वाले हिस्से पर जो कनकेव वाला किनारा है, वहाँ पर क्या हो रहे हैं? सेडिमेंट्स, रेता, बजरी, सीमेंट, इन सबको डिपॉजिट करती है। सीमेंट तो नहीं रेता, बजरी और सिल्ट, सैंड, क्ले, मड, इन सबको क्या कर रही है? डिपॉजिट करती आ रही है। तो कनकेव वाले किनारे पर क्या हो रहा है? बार बार रिवर क्या कर रही है? सेडिमेंट्स को डिपॉजिट। तो इस हिस्से पर हमेशा डिपोजिशन होगा। पेपर में अब देखो क्वेश्चन क्या आया है, CDS में पूछा है, ये कोई बड़ी बात नहीं आप में आए, उसने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये फिगर बना के दी है इस तरीके से। आप पिछला वाले पेपर उठा के देखना, अप्रैल वाला, और उसमें कहा है पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C, और इसमें ये कहा है कि अगर नदी का डायरेक्शन इस तरीके से है तो किस पोजीशन पर डिपोजिशन हो रहा होगा सेडिमेंट्स का। अब तो आपने बता दिया, लेकिन पहले कैसे आता बताओ, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, नहीं पढ़ाना पड़ेगा? अब CDS वाले क्वेश्चन रिपीट होकर के इसमें NDA में, अब लेवल वो हाई कर रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आपने तुरंत बता दिया C वाले पे होगा, क्योंकि कनकेव वाले किनारे पे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर रही होगी। ठीक है, अब आइए इस बात पर। अब इसी की अगली कड़ी देखो क्या होगा, कुछ सालों बाद क्या होगा। ये हिस्सा लगातार पानी इधर टक्कर मार रहा है तो इधर इरोजन हो रहा है, फिर नदी का बहाव और आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पानी टक्कर मारेगा, फिर और आगे बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि यहाँ पे मिल जाएगा पानी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ का पानी इस वाले पोजीशन पे मिल जाएगा। तो रिवर का यही भी पार्ट है, रिवर का ये भी पार्ट है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? लगातार डिपोजिशन होता जा रहा है, इस जगह पर डिपोजिशन हो रहा है, ये वाला हिस्सा नदी का कट जाएगा, क्योंकि अब पानी सीधे कहाँ जा रहा है? इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पहुंच रहा है। तो ये वाली, ये जो पोर्शन आया, ये क्या हो जाएगा? डिडक्ट हो जाएगा, कट जाएगा नदी के मुख्य मार्ग से। तो अब देखिए अगली फिगर कैसी आएगी। जब ये कट जाएगा तो कुछ इस तरीके का हिस्सा रह गया कटा हुआ, आपका कटा हुआ रह गया ऐसा हिस्सा। अब चूंकि नदी थी, इसमें पानी था, तो इसमें पानी भरा हुआ होगा सब ये, और इधर सब क्या भरे थे? सेडिमेंट्स बन गए थे, इधर सब सेडिमेंट्स थे। तो ये एक झील नहीं बन गई। और झील का शेप कैसा लग रहा है? जैसे गाय का पैर हो या बैल का पैर हो, यू शेप का पैर। आपने देखा है ना, पैर घोड़े की नाल लगाते हैं। तो जब नदी सीधे चली गई थी तो ये वाला हिस्सा तो कट गया नदी के मुख्य मार्ग से, मेन स्ट्रीम रिवर से ये हिस्सा कट गया। और इसमें क्योंकि ये रिवर पहले कभी बहा करती थी तो पानी तो भरा होगा इसमें भी, तो ये अब एक अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रक्चर क्या बन गई? लेक बन गई। इस तरीके की लेक को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। गौखुर नाम में हिंदी में क्या है? गौखुर, गाय का जैसा पैर। तो देखिए गाय के पैर क्या आकार की बन गई। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं?
तो रिवर मियांड्रिंग से ही आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। जब लगातार रिवर में जब पानी बढ़ता गया तो ये इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन में पहुंच गई और ये हिस्सा नीचे का क्या हो गया, कट गया। तो कटने के बाद क्योंकि नदी कभी बहा करती थी तो पानी इसमें ही भरा रह गया, तो ये हिस्सा जब कट गया तो यहाँ के लोगों को ये क्या लगेगा, ये एक झील बन गई। तो ये झील का कैसा प्रकार हो गया, कैसा टाइप हो गया, ऑक्सबो। समझ पाए आप, ये ऑक्सबो हो गया। तो रिवर के द्वारा बनाए जाने वाले लैंड फॉर्म्स में द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द रिवर इरोजन प्रोसेस से, आपने वी शेप वैली देखी कि पहाड़ों का वर्टिकल इरोजन। वी शेप वैली आपको प्लेन्स में मिलेगी हमेशा, कहाँ मिलेगी राजदर्शन, कहाँ मिलेगी हमेशा, वी शेप वैली आपको कहाँ पर मिलेगी, मैदानी क्षेत्र में, पठारों पर, रेगिस्तान में, या पर्वतों पर, पर्वत हमेशा माउंटेन्स पर ही मिलेगी। तो वी शेप वैली आपको माउंटेन्स में मिलेगी। उस बच्चे ने बोला मैं रामबन से हूँ, उसने देखी है क्योंकि वहाँ पर पीर पंजाल रेंज है, माउंटेन रेंज है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वी शेप वैली नहीं मिलेगी, आपको गड्ढा करना पड़ेगा फिर कुल्हाड़ी से काट करके, ठीक है। प्लेट्यूज पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो वी शेप वैली देखी आपने, वी शेप वैली समझ ली। तो वी शेप वैली के ही दो टाइप्स क्या हैं, गॉर्जेस और कैनियंस। क्लियर। गॉर्जेस क्या होते हैं, ऐसी वी शेप वैली जो गहरी और सकरी घाटी हो, डीप एंड नैरो वी शेप्ड वैलीज आर गॉर्जेस। कुछ था इसमें टॉपिक में, कुछ भी नहीं, अब मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ आपका, ये फिर मैं नोट कराऊंगा आपको। कैनियंस आर व्हाट, कैनियंस आर द लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ गॉर्जेस ओनली, नथिंग एल्स। तो वी शेप वैली के ही तीनों टाइप हैं, ये वी शेप वैली समझ लो, तो गॉर्जेस और कैनियंस अपने आप आ जाएंगे। फिर वाटरफॉल पे आए थे हम। जलप्रपात क्या चीज़ होती है, जब कभी किसी चट्टान के खड़े ढाल से, क्लिफ से या रिफ्ट वैली से कोई नदी का पानी अगर गिर रहा हो, रिवर फ्लो कर रही हो, तो बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, वाटरफॉल। जैसे धुआंधार फॉल जबलपुर में, ठीक है, धुआंधार फॉल बड़ी एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। जॉग फॉल कर्नाटका में, इंडिया में बहुत सारे फॉल्स मिल जाएंगे आपको। केम्प्टी फॉल उत्तराखंड में, ये तो वो बता रहा हूँ जो मैंने घूमे हुए हैं, बाकी तो इंडिया में बहुत सारे हैं। वर्ल्ड के लेवल पे अगर आप देखो तो एंजल फॉल या न्यागरा फॉल हो गए, बहुत सारे फॉल्स हैं। फॉल्स का छोटा रूप क्या होता है, रैपिड्स, शिप्रिकाएँ। रैपिड्स आपको प्लेट्यूज पर मिलेंगी, फॉल्स कहाँ मिलते हैं, माउंटेन्स पर, क्योंकि माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है और प्लेट्यूज की हाइट कंपैरेटिवली लो। क्लियर। नेक्स्ट आपने क्या देखा, रिवर मियांड्रिंग, नदी का विसर्पण। नदी सांप की तरह कहाँ चलेगी, एक प्लेन्स में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट, आपकी बुद्धि बनाने में, आपके अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ एग्जाम में काम आएगी। वहाँ पे स्टेटमेंट मिलेंगे ना, तो आपके दिमाग में आएगा ये कहीं पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, तुरंत काट दोगे आप, एलिमिनेशन मेथड से निकाल लोगे आंसर उसका। वरना आपको अगर लग रहा हो 100% आंसर आपको आते होंगे, जो पड़ा हुआ है वही पेपर में आया, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। यूपीएससी पेपर बनाती है इसे, तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चन आपको आते हों, और वो भी सारे पढ़े हुए हों। केवल आप कैसे इसे बोलते हैं, जैसे आम बोलचाल की भाषा में तुक्का बोल देते हो आप, तुक्का नहीं है ये, इंटेलेक्चुअल गैस, ठीक है। हाँ जी, कौन, कहाँ है राहुल सर? नहीं नहीं, आप बाहर जाइए, मैं नहीं बुलाऊँ, जाइए आप, मैंने बात कर ली, जाइए। राहुल सर पढ़ाएं आकर के, गेट आउट। आप जाइए, आज नहीं पढ़ेंगे आप, बस आज आप नहीं पढ़ेंगे, मैंने बात कर ली राहुल सर से। राहुल सर कहाँ है, कहिए आप राहुल सर आके पढ़ाएं, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे बदतमीज इंसान तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, बाकियों को डिस्टर्ब करें, सबकी फीस थोड़ी ना जमा करी है इनने। मोमेंटम खराब होता है एक टीचर का, फिर मन करता है कि जब सारे ही ऐसे हैं तो फिर क्या पढ़ाना, फिर छोड़ो इन्हें भी। ओवर स्मार्ट और ओवर एटीट्यूड वाले बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं। आप ये समझ रहे हो कि सामने वाले को कुछ नहीं आता है, यही दिमाग में होगा, समझ रहे हो, लेकिन फिर मार्क्स जब नहीं आते तो टीचर को ब्लेम करते हो
क्या क्वेश्चन नहीं बना? अपने ऊपर भी देखो कितना पड़े, और अपने तो करो तो चलो करो, लेकिन बाकियों को तो डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, रिवर मियांडरिंग देखिए आपने, रिवर मियांडरिंग, जब रिवर मियांडरिंग समझ ली, तो जब रिवर में बाढ़ आ जाती है तो कई बार वो रास्ता कट जाता है, तो वो जो लेक बन जाती है उससे लेक क्या बन, ऑक्सबो लेक कहते हैं, क्योंकि इसका शेप ऑक्स के जैसे पैर का होता है, तो इसलिए ऑक्सबो लेक कह देते हैं इसको। ओके, अच्छा नेक्स्ट ये हो गया। और कौन सा बताया था? एक पेनी प्लेन बचा है आपका, और एक और कोई शेप बची है? बस पेनी प्लेन लिखवाई थी, तो ठीक है बस। अब देखिए, अब आप, अरे एक वो डिपोजिशन की, अच्छा अब पेनी प्लेन देख लीजिए आप एक बार, फिर मैं आपको नोट करा देता हूँ। ठीक है, पेनी प्लेन या पेनी प्लेन लास्ट में कराऊंगा मैं, पहले से लिख लीजिए आप सब, क्योंकि पेनी प्लेन एक अलग तरीके की सिस्टम है, उसमें डिपोजिशन भी आएगा। सबसे पहले लिखिए वी शेप वैली, वी शेप्ड वैली। वी शेप वैली का तो आप बना ही लोगे, वी जैसा लेटर लिखिए, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। ठीक, नदी के द्वारा पर्वतों में, नदी के द्वारा पर्वतीय भाग में, नदी के द्वारा पर्वतीय भाग में, नदी के द्वारा पर्वतीय भाग में ऊर्ध्वाधर अपर्दन करने को, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर अपर्दन करने पर, नदी के द्वारा पर्वतीय भाग में ऊर्ध्वाधर अपर्दन करने पर अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के समान आकृति का निर्माण होता है। अंग्रेजी वर्णमाला के वी अक्षर के समान आकृति का निर्माण होता है, जिसे वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, लिखिए अब, इन द माउंटेनियस रीजन, रिवर, इन द माउंटेनियस रीजन, the vertical erosion by the river, in the mountainous region, the vertical erosion by the river, in the mountainous region, the vertical erosion by the river creates a landform, creates a landform which is similar to the English alphabet V, which is similar to the English alphabet V, creates a landform which is similar to the English alphabet V. Such landform, such eroded landform, ये सारी erosion वाली चल रही है अभी, deposition की नहीं पढ़ाई है मैंने। Such eroded landform created by river, such eroded landform created by the river is called V-shaped valley, is called V-shaped valley. एग्जाम्पल में लिख लीजिए, गंगा यमुना रिवर V-shaped valleys. Such eroded landforms created by the river या formed by the river are called V-shaped valleys. एग्जाम्पल में गंगा यमुना के आपको माउंटेनियस रीजन पे बहुत सारी ऐसी वैलीज मिल जाएंगी। क्लियर? अब बेस हो गया वी शेप, अब वी शेप पर ही डिपेंडेंट गॉर्जियस कैनियन। कुछ कह रहे थे मोहित? जो पर्वतों से निकल रही है, मैंने उदाहरण में आपको दो ही लिखवाई हैं। सब कैसे आ जाएंगी? गोदावरी बनाएगी? गोदावरी कहाँ चल रही है? पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, सब नहीं बनाती हैं। जो प्लेन एरियाज की हैं वो नहीं बनाएंगी। वी शेप में बताया ना आपको अभी इतनी देर, यही तो लेक्चर दिया। राज दर्शन ने भी आंसर दिया उसका, आप नहीं समझ रहे हैं उस बात को। पर्वतों में ही तो बनेगी। वर्टिकल इरोजन कहाँ करेगी रिवर? तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इरोजन को तो समझ रहे होगे ना। आपकी चौड़ाई बढ़ा रही है तो किनारे को काटेगी अपने। नदी का बहाव, कटान देखा ही होगा आपने, और गहराई वाले कटान को आपने नहीं देखा, ऑब्जर्व किया होगा। गांव में अक्सर जब बाढ़ आ जाती है तो आपने देखा होगा नदी किनारे कि किनारा कट गया, तो वो तो हॉरिजॉन्टल इरोजन तो दिख रहा है आपको, लेकिन वर्टिकल इरोजन नहीं दिखेगा। ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी के अंदर नहीं गए ना हम लोग। ठीक है, अब लिखिए आप नेक्स्ट गॉर्जेस जी। हाँ, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट लिखिए गॉर्जेस।
क्या होते हैं गॉर्जेस? गॉर्जेस को हिंदी में खड्ड या महाखड्ड, महाखड्ड कैनियन को, और वैसे उसको गॉर्जेस को खड्ड, ठीक है। गॉर्जेस को लिखिए, गॉर्जेस आर द टाइप ऑफ वी शेप्ड वैली ओनली, gorges are the types of V-shaped valley only, but these are, gorges are the types of V-shaped valley only, but these are more deeper and narrow, more deeper and narrow, ठीक है। तो गॉर्जेस क्या होते हैं, लिखिए अब गॉर्जेस, और मैं एक बार बताऊं, हिंदी में बेहतर होगा आप शब्द गॉर्ज को ही लिखें, क्योंकि वहाँ खड्ड लिख के नहीं आएगा, यूपीएससी आपको मालूम महान वाला ट्रांसलेशन करती है, गॉर्ज लिख के आ जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लिखिए, गॉर्जेस वी आकार की घाटी ही होती हैं, गॉर्जेस वी आकार की घाटी ही होती हैं, लेकिन ये अधिक गहरी एवं संकीर्ण होती हैं, अधिक गहरी और संकीर्ण होती हैं, ठीक है। तो आपको गॉर्जेस में एग्जांपल लिख लीजिए गॉर्जेस के, इंडस गॉर्ज, सिंधु गॉर्ज, सिंधु नदी बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है, लद्दाख में, पीओके वाले हिस्से में, पाकिस्तान की वैली में बहुत सारे बनाती हुई आती है, ठीक है। तो इंडस गॉर्ज। दूसरा लिखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहुत सारे गॉर्जेस बनाती है, ब्रह्मपुत्र रिवर गॉर्जेस या गॉर्ज। एक लिख लो, वर्ल्ड का फेमस है ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रैंड कैनियन सबसे बड़ा अपने आप में, हालांकि ये गॉर्ज में नहीं लिखवाना चाहिए था, कैनियन का रूप है ये, लेकिन है गॉर्जी, तो कैनियंस भी गॉर्जी होते हैं, ठीक है। सबसे गहरी है ये कैनियंस, कैनियंस में लिख लीजिए ग्रैंड कैनियन एग्जांपल यूएस। कैनियन में लिखो, कैनियंस आर गॉर्जेस ओनली बट दी, या ऐसे लिखो, कैनियंस आर लार्ज फॉर्म ऑफ गॉर्जेस, कैनियंस आर लार्ज फॉर्म ऑफ गॉर्जेस, कैनियंस आर लार्ज फॉर्म ऑफ गॉर्जेस, ठीक है। तो कैनियन महाखड्ड, खड्ड के ही एक बृहद प्रकार है, लिख लीजिए हिंदी में। कैनियंस गॉर्जेस का बड़ा आकार होता है, कई किलोमीटर तक चलता है ये, ठीक है। कुछ पूछ रहे थे क्या? अब लिखिए नेक्स्ट में आपने कौन सा लिखा था अपने सीरियल में, देखो वाटरफॉल, कैनियन का वही ग्रैंड कैनियन है ही फेमस एग्जांपल। अब लिखिए वाटरफॉल, जब किसी खड़ी चट्टान से, खड़ी तीव्र चट्टान से, जब किसी खड़ी तीव्र चट्टान से, ब्रैकेट में लिख लेना रिफ्ट या क्लिफ, दोनों ही एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली से भी अगर गिर रहा है या क्लिफ से गिर रहा है, क्लिफ कहना ज़्यादा बेहतर शब्द है, CLIFF, क्लिफ। क्लिफ को हिंदी में वैसे ही क्लिफ ही लिखिएगा, खड़ी चट्टान को क्लिफ, है ना। जब किसी खड़ी चट्टान से नदी तेज वेग से या अधिक वेग से, नदी अधिक वेग से, अधिक ऊंचाई से गिरती है, अधिक वेग से, अधिक ऊंचाई से गिरती है, तो उसको जलप्रपात कहते हैं। When the river falls from the cliff or steep slope, when the river falls from the cliff or steep slope, खड़े ढाल से, steep slope, STEEP, steep slope, from a comparatively high height and comparatively with a large height या high altitude
and with a high velocity, and with a high velocity, high altitude and with a high velocity. Such landform is called waterfall. आप जब बुक पढ़ेंगे ना, किसी भी रेफरेंस बुक को उठा लीजिएगा तो आपको देखना मीनिंग सब में यही मिलेगा, लेकिन वर्ड्स इधर उधर होंगे डेफिनेशन में। केवल मैंने आपको समझाने पर फोकस किया और बिल्कुल सबके मीनिंग यही नहीं, क्योंकि हर राइटर की अपनी अपनी सोच होती है कि इसको और कैसे करके लिखें, लेकिन सब में आपको ठीक से समझ में आएगा कि हाँ मीनिंग वही निकल रहा है। एग्जाम्पल लिख लीजिए वाटरफॉल के। इंडिया का हाईएस्ट, अब मैं केवल बड़े बड़े वाले लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इंडिया का हाईएस्ट लिख लीजिए जॉग फॉल, जिसे गोर सप्पा भी बोलते हैं, आज की डेट में आप ये बोलेंगे। महात्मा गांधी फॉल भी बोलते हैं उसको। कर्नाटका में 3 नाम हैं। कर्नाटका में रिवर कौन सी है? श्रावती। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, वर्ल्ड का हाईएस्ट, ये इंडिया का हाईएस्ट हो गया। इंडिया का एक और लिख लो एग्जाम्पल, धुआंधार फॉल, क्योंकि ये पेपर में आपके आया है। हालांकि इसकी ऐसी कोई खास बात नहीं कि बहुत ऊंचा हो या बहुत बड़ा हो, इससे भी ऊंचे और बड़े हैं। धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार फॉल। ठीक है। धुआंधार नाम कैसे रखा इसका? जब आप इसमें जाएंगे, कोई गया आप में से इस पे विजिट घूमने? जब आप जाएंगे तो ये पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है और ये जबलपुर में है, नर्मदा नदी के किनारे। गए आप? यहाँ पर मार्बल की रॉक्स हैं, तो जब पानी गिरता है तो पानी की छींटें ऊपर की ओर उठ के आती हैं। अब वो इतनी तेज़ी से पानी गिर रहा है और नीचे हैं सफ़ेद चट्टानें चूने की, मार्बल की, तो देखने से लगता है जैसे वाइट कलर का धुआं सा निकल रहा हो। नाम रख दिया धुआंधार, और लगातार गिर रहा है, तो वहाँ के लोकल के लोगों ने रख दिया है धुआंधार। ठीक है। अगर आपसे पूछे रिवर कौन सी है तो नर्मदा। क्या कह रहे हैं आप? श्रावती रिवर कर्नाटका में, इसे लिखिए नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर का फेमस फॉल है ये, एमपी में, मध्य प्रदेश। अब वर्ल्ड लेवल पे एग्जांपल देख लीजिए कुछ। एंजल फॉल, एंजल फॉल कहाँ मिलेगा आपको? वेनेजुएला। वेनेजुएला कंट्री किस कॉन्टिनेंट में? साउथ अमेरिका। गुड, दक्षिण अमेरिका में। अब एक दिन में अगर लेकर बैठ जाओगे रटने के लिए तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, सारे कंट्रीज याद करना। मैं आपको तरीके से करवाऊंगा। वर्ल्ड मैपिंग जब करानी है मुझे तो आप सारे लोग एटलस लेके आएंगे, मैंने पहले ही बोला है, लास्ट टॉपिक होगा वो बिल्कुल हमारा। तो वर्ल्ड मैपिंग के लिए आप सब लोग एटलस लेके आएंगे, मैं आपको बोर्ड पर बताऊंगा, देखिए इसके ईस्ट में जाइए, ये आपको कंट्री मिलेगी। ये कंट्री क्या ख़ास बात है इसकी? क्योंकि पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देखते हो एनडीए में, कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। अब एक आपकी जान को तैयार हो गया नया क्वेश्चन, परसों चीते छोड़े गए हैं, जानते हैं? हाँ, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये पार्क मध्य प्रदेश में, श्योपुर और मुरैना के बीच में। कहाँ से लाए गए थे चीते? नमीबिया से, साउथ अफ्रीकन कंट्री है। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, नॉट साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के वेस्ट में मिलेगा नामीबिया, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल में। अब ये तो लोकेशन पता होनी चाहिए। तो साउथ में, साउथ अफ्रीका के जस्ट लगा हुआ देश है नमीबिया। शायद इस वाले को मैंने करंट अफेयर पहले भी पढ़ाया था आपको, ये कि चीते आ रहे हैं। हाँ, अब आ गए हैं तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और किस डेट को छोड़े गए वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेट हो जाती है। ठीक है। हालांकि यूपीएससी फैक्चुअल बातें पूछने से बचता है फिर भी, लेकिन एक समझ, दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इंटर कॉन्टिनेंट एनिमल्स को ट्रांसफ़र किया हो। 8,000 साढ़े 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हो। ठीक है। ये किस स्पीशी के हैं, ये सब आपको साइंस वाले मैडम से या सर से जो भी पढ़ाते हैं उनसे आपको सीखना होगा कि एक बिग कैट्स की स्पीशी में आती है, क्या डिफरेंस है चीते में, लियोपार्ड में, टाइगर में, जैगुआर में, प्यूमा में, सब में डिफरेंस है। जैगुआर और प्यूमा भी आपको वहीं मिलेंगे अफ्रीकन कंट्री में। ठीक है। जो प्यूमा का ब्रांड पहनते हो आप, उसमें देखना है
वो भी एक इसी की प्रजाति है। तो ये सब सीखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसएससी में, आपके में छुपा हुआ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है सीखना। अगर पॉलिटी में इसी को क्वेश्चन को पूछेगा घुमा करके, तो कैसे पूछेगा कि इस काम में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी। देख रहे हैं आप, पॉलिटी का ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे अच्छा बेहतर हमको समझाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, या किस किस डिपार्टमेंट का इसमें रोल रहा, किस किस गवर्नमेंट का इसमें रोल रहा। तो मध्य प्रदेश में छोड़े गए तो एमपी गवर्नमेंट का तो होगा ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट दोनों में आता है ना समर्थ सूची में। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी ही होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, MOEFC, तो ये तो करने हैं, ठीक है। करंट अभी थोड़ा आसानी हो जाएगी, वरना मिल जाएगा फिर इकट्ठा बाद में। तो धुआंधार फॉल कहाँ पर, नर्मदा में, नर्मदा नदी के द्वारा। वेनेजुएला में कौन सा, एंजल फॉल। रिवर कौन सी है, देखो अब एक बात सुनो, इसमें भी मैं बता दूं, मेन रिवर है ओरिनिको, लेकिन ओरिनिको नदी पर यह जलप्रपात नहीं है। ओरिनिको रिवर की सहायक नदी पे, ट्रिब्यूटरी पर है, चुरुन नदी का नाम है चुरुन, लेकिन मैं आपको ओरिनिको भी लिख रहा हूँ, ये मेन रिवर है। क्योंकि कई बार एग्जाम में चुरुन मतलब ट्रिब्यूटरी का एग्जाम्पल नहीं दिया उसने, ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ओरिनिको पर लगाइएगा आप। तो ओरिनिको रिवर इज द मेन रिवर, ठीक है। और चुरुन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी। तो वास्तव में अगर पूछा जाए किस रिवर पर है, एंजल फॉल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 250 मीटर से भी ऊपर से आ रहा गिर रहा पानी। ट्विन टावर वाली बिल्डिंग कितनी बड़ी थी, 100 मीटर की, और इसका भी 2.5 गुना। वहां से अगर पानी गिरेगा तो फिर धुआंधार नहीं जाने क्या क्या दिखेगा, फिर इतनी ऊंचाई से पानी गिर रहा है। तो चुरुन रिवर पर है ना। एक और फेमस देख लीजिए, यूएसए का है, यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, नियाग्रा फॉल, ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड्स, क्षिप्रिकाएं, क्षिप्रिकाएं, रैपिड्स, क्षिप्रिकाएं लिखिएगा। क्षिप्रिकाएं जलप्रपात का ही छोटा रूप होती हैं, क्षिप्रिकाएं जलप्रपात का ही छोटा रूप होती हैं। ये प्रायः कम ऊंचाई, क्षिप्रिकाएं जलप्रपात का ही छोटा रूप होती हैं, ये प्रायः कम ऊंचाई और कम वेग के साथ इसमें जल गिरता है, ठीक है। उदाहरण में आपको कर्नाटका में बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल में लिखिए, भारत के कर्नाटका में कर्नाटक में कौन से माउंटेन्स है फेमस, माउंटेन रेंज पढ़ा है आपने। एक ऐसी माउंटेन रेंज जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, गुजरात से शुरू होती है, महाराष्ट्र तेलंगाना में नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला तक जाती है। क्या बोलते हैं उसे, शिवी, वेस्टर्न घाट। आपका आंसर सही है तो कॉन्फिडेंस से बोलिए ना, वेस्टर्न घाट्स। और वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, वो साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची है, अनायमुडी, करेक्ट, अनायमुडी, ठीक है। कभी अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखना। साउथ इंडिया में हाथियों का क्रेज बहुत है, लोग पालते हैं वहाँ पर, केरला में आप जानते ही हो। अनाय मतलब वहाँ पर बोलते हैं हाथी को, और मुडी मतलब माथा, हाथी का माथा जितना ऊंचा। तो उनने कंपेयर कर दिया, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ऐसे ही नाम बनते हैं। घर में कोई बच्चा अगर थोड़ा बलवान पैदा हो जाए तो बोले हनुमान आ गया हमारा, है ना। और थोड़ा सा बच्चा अगर सुंदर हो जाए तो देव लिख देते, कुछ ऐसे ही नाम रख देते हैं। थोड़ा सांवला बच्चा हो, कल्लू नाम रख दिया, कल नहीं रखते का है, तो ऐसे ही नाम रख देते हैं। ये हो गया आपका। रैपिड्स लिख लिया आपने इंग्लिश में। रैपिड्स आर वाटरफॉल्स ओनली, बट दे फॉल्स from comparatively low altitude and low velocity. They falls comparatively with low altitude and low velocity.
rapids are waterfalls only, but they fall comparatively with low altitude and low velocity of water. तो ये उन्हीं का छोटा रूप है, ठीक है। एग्जाम्पल में छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी ऐसे मिल जाएंगे आपको, झारखंड साइड में, और आपको कहाँ मिल जाएंगे, कर्नाटका में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, कुछ छूटा क्या? नेक्स्ट लिखिएगा, रैपिड्स का लिखिए। रैपिड्स आर वाटरफॉल्स ओनली बट दे फॉल फ्रॉम कंपैरेटिवली लो ऑल्टीट्यूड एंड विद लो वेलोसिटी। लो ऑल्टीट्यूड एंड लो वेलोसिटी। एग्जाम्पल में छोटा नागपुर प्लेट्यू में, या झारखंड वाली साइड में, या कर्नाटका में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स पर। अब नेक्स्ट कौन सा है? रिवर मियांडरिंग। लिखिए रिवर मियांडरिंग को। नदी मैदानी क्षेत्र में, नदी मैदानी क्षेत्र में अपने प्रवाह के मार्ग को, नदी मैदानी क्षेत्र में अपने प्रवाह के मार्ग को एक रेखा में न चलकर, एक सीधी रेखा में ना चलकर विसर्पण करती है। और विसर्पण को अगर आपको ऐसे शब्द समझ में ना आए तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, टेढ़ा मेढ़ा चलती है। तो कौन सा खाते हो आप लोग? कुरकुरा। इसी पर एक जोक भी, टेढ़ा है पर, हाँ, तो टेढ़ा मेढ़ा चलती है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समझने के लिए। अदरवाइज जो टर्म लिख करके आएगी वो विसर्पण ही आएगी। सही शुद्ध हिंदी में शब्द ये होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की निर्मित आकृति को नदी विसर्पण कहते हैं। ये नदी विसर्पण कहते हैं। ऐसा नदी के प्रवाह मार्ग में अत्यंत मंद ढाल के कारण होता है। अगर आपसे रीजन पूछ ले, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आते हैं, अब स्टेटमेंट दे दिया, उसके पीछे रीजन दे दिया कि वाई रिवर मियंडर्स इन प्लेन्स। तो अब स्टेटमेंट हो गया, या स्टेटमेंट कह देगा रिवर मियंडर्स इन द प्लेन्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है, प्लेन्स में ही करती है। लेकिन उसके पीछे रीज़न दे दिया उसने कि ढाल ज़्यादा गहरा होता है या ढाल मंद होता है, तो ये सब जानते हैं आप, क्योंकि कैसे ऐसा प्रायः ढाल मंद होने के कारण से होता है, ठीक है, या नदी के मार्ग में ढाल मंद होने की वजह से। अब लिखिए इंग्लिश में, एक बार हिंदी में बता देना जरा मुझे, क्या लिखा था आपने? पहला सेंटेंस बोल दीजिए, क्या लिखा था आपने? हाँ, river in plains do not follow the straight path. River in plains do not follow the straight path. Other than that, it meanders. Meanders. M-E-A-N-D-E-R-S. Meanders. River in plains do not follow its straight path. Other than that, it meanders. It meanders. Such landform created by river is called river meandering. ठीक है? Such landform created other than that it meanders. सीधी रेखा में ना चल कर के वो विसर्पण करती है। Other than that it meanders. ठीक है? Such landform created by river is called river meandering. River meandering. This is because due to low slope of the plane, जहां आधा डिग्री से 1 डिग्री के बीच में ढाल होगा वहां पर ऐसा होगा। तो क्या यहाँ ऐसी जगह पर हैबिटेट करना चाहिए? हैबिटेट्स होने चाहिए, इंसानों के घर बस्तियाँ बसनी चाहिए? नहीं। तभी देखिए बिहार का हिस्सा, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बहुत सिंपल सा आपसे कहूँ, क्यों ऐसा है कि बिहार पिछड़ा रह गया जबकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिसोर्सेज है, संसाधन सबसे ज़्यादा है। बिहार वो जगह है जो दुनिया में पहली बार मानव आए, भारत के इतिहास की बात कर रहा हूँ, तो
तो भारत के इतिहास में जब वैदिक पीरियड के बाद आप जब पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ोगे, पोस्ट वैदिक पीरियड, तो महाजनपदों में सबसे ज़्यादा महाजनपद मगध एम्पायर, यही फ्लरिश हुआ था। मगध एम्पायर की हर्यंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, उसके बाद आप पढ़ोगे नंद डायनेस्टी, फिर आएगा मौर्यन डायनेस्टी। इसी के महान योद्धा निकले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक जैसे महान लोग। तो ये इतना समृद्ध राज्य था, इतना प्रॉस्परस स्टेट था, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आज स्थिति इसकी इतनी दयनीय हो गई। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है बिहार, ये तो आपको पता है, ये तो फैक्ट हो गया कि बिहार इज़ अ पुअर स्टेट इन इंडिया। लेकिन रिसोर्सेज तो सबसे ज़्यादा उसी के पास थे, नदियाँ, रिवर उसके पास, पहाड़ी क्षेत्र उसके पास, जंगल उसके पास, फॉरेस्ट के टिम्बर, सब ये रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे। झारखंड 2000 में कट के अलग हुआ, उससे पहले तो उसी का पार्ट था। तो माइंस, जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज अंडरग्राउंड द अर्थ मिल रहे हैं, वो भी सब उसके पास थे। लेकिन देखिए आज सबसे गरीब स्थिति है। तो कुछ तो कारण रहे होंगे उसके, तो उनमें से बहुत सारे कारण हैं। पॉलिटिकल रीजन अलग हैं, फिजिकल रीजन अलग हैं। उनमें से एक फैक्टर आपको मैंने बता दिया, बाढ़ का बार बार आना। क्योंकि मैदानी क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आ जाती है, सरकार क्या क्या करेगी, पॉसिबल नहीं है। लोग वहाँ पे 4 पहिया वाहन लेने की जगह नाव खरीदते हैं, ठीक है, ये स्थिति है वहाँ पर। सही बता रहा हूँ आपको मैं। तो लकड़ी की नाव बनाई या घर में ही बना ली और उसी से खेल रहा बच्चा और उसी पे चल रहा है। ये बहुत बड़ी दुखदाई वाली बात है, बुरा लगता है अपने आप में। और जब एक जगह, जब भी आप ध्यान रखना, इसे बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष निर्धनता। एक व्यक्ति अमीर है और एक व्यक्ति गरीब है तो टशन होगी बीच में, दोनों गरीब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही वाली बात है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो कोई बात नहीं, दोस्त का नहीं होना चाहिए, होता है ऐसा। देखिए आपकी ये समझ में आ गई क्यों ऐसा हो रहा है दिल्ली में और जगहों पर चोरी, डकैती और रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, कितनी क्राइम हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग ईस्ट यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल साइड के ज़्यादातर। मैं सबको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरी आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कारण है सापेक्ष निर्धनता। कुछ लोग यहाँ पर जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं और कुछ लोग जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, तो उनको रिसोर्सेज चाहिए कैसे भी। इतने पढ़े लिखे, इतने अच्छे समृद्धि घर से है नहीं कि वो ले लें। तो क्या करते हैं, ऑडी, आज चुरा के देखता हूँ ऑडी की खोल लिया, समझ रहे हैं। अब निर्धनता को कैसे करें अलग, सरकार क्या इंडस्ट्री लगा दें वहाँ पे, बाढ़ वाले क्षेत्र में इंडस्ट्री क्या लगाएगी, इंडस्ट्री बह जाएगी। तो उनमें से एक फैक्टर ज्योग्राफिकल रीजन भी है। गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, इन नदियों में हर साल बाढ़ आती है, जिसकी वजह से बिहार का एक बहुत सारा क्षेत्र जो है वो गरीबी के किनारे चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए मैडम, कौन सा था। अच्छा, आपने रिवर मेंडरिंग का लिख लिया, प्लेन एरिया में होता है, इंग्लिश हिंदी एग्जाम्पल। प्लेन्स में जहाँ जहाँ प्लेन मिलेंगे, जैसे बिहार का प्लेन है, लिख लिए बिहार प्लेन, ईस्ट यूपी प्लेन, एक्सेट्रा। बाढ़ बांग्लादेश में बहुत आती है, समझ रहे हैं, बांग्लादेश भी बेचारा उभर नहीं पा रहा इसी चीज़ से। आसाम में बहुत आती है, वहाँ तो ब्रह्मपुत्र नदी लेकर के आ रही है, वैसे ही इतना ज़्यादा पानी है। और असम में, असम को आप पूरा मत समझना कि माउंटेनियस रीजन है पूरा। असम की जो ब्रह्मपुत्र वैली है, गुवाहाटी वाला क्षेत्र, वो पहाड़ी नहीं है, प्लेन एरिया है। वहाँ किनारे किनारे लोगों ने घर बसा लिए हैं। और कुछ लोग तो टूरिस्ट प्लेस कि माँ, अरे ब्रह्मपुत्र नदी में तुम्हें डुबकी करवाएंगे, तो वहीं किनारे लगा लेता है वो अपना तंबू। जब पंडित जी देखें ना आपने, गंगा नदी के किनारे घाट पर जितना किनारे पंडित जी होंगे नदी के, उतनी ज़्यादा इनकम होगी उनकी। और जैसे ही बाढ़ आती है फिर उतनी ही दूर भागते हैं, फिर वो अपना तंबू लेकर के, तब तक भाग नहीं पाता क्योंकि नदी का पानी तेज होता है। अब लिखिए कौन सा नेक्स्ट था, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक के बारे में लिखिए। नदी के विसर्पण द्वारा निर्मित आकृति, नदी के विसर्पण द्वारा निर्मित आकृति गौखुर झील कहलाती है। नदी के विसर्पण द्वारा निर्मित आकृति गौखुर झील कहलाती है। द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द रिवर meandering is called ऑक्सबो लेक, is called ऑक्सबो लेक। नदी के विसर्पण द्वारा निर्मित आकृति क्या कहलाती है,
गौखुर झील कहलाती है, ऑक्सबो लेक। इंग्लिश में लिखिए, द लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर मियांडरिंग इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ठीक है, दिस विल हैपन व्हेन, ऐसा तब होगा जब नदी अवतल किनारे पर निक्षेपण, ऐसा तब होगा जब नदी अवतल किनारे पर निक्षेपण तथा उत्तल किनारे पर अपर्दन करती है। दिस विल हैपन व्हेन रिवर विल डिपॉजिट सेडिमेंट्स at the concave end. This will happen when river will deposit sediments at the concave end and erode. Erosion कहाँ पर करेगी? Convex end पर। एक बार इसका डायग्राम जरूर बना लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे। कहाँ गया? यही है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाला एंड जरूर बना लेना। ठीक है, तो पेपर में देखो मैंने आपको बताया ही नहीं, एक बार सीडीएस में कैसे क्वेश्चन आया, उसने फिगर दे दिया और पूछा ABC इनमें से किस पॉइंट पर आपके डिपोजिशन हो रहा होगा या इरोजन हो रहा है, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कुछ छूटा तो मुझे बताइए, मैं रिपीट करूंगा आपको, पूरा सेंटेंस बोलिए आप। हाँ, दिस विल हैपन व्हेन द रिवर विल deposit sediments at the concave end and will erode the land at convex end। तो उत्तल के किनारे पर नदी हमेशा क्या करेगी? अपर्दन करेगी, इरोजन करेगी, जबकि अवतल किनारे पर निक्षेपण करेगी, सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी। ठीक है, और कुछ समय बाद ये क्या होती है, नदी इस हिस्से को कट जाता है और सीधे चली जाती है इस वाले रास्ते पर। तो जो निर्मित आकृति होती है वो कैसी होती है? गौखुर। तो आप चाहें तो एक बना लीजिए अलग से ऑक्सबो लेक का डायग्राम, ये अलग सा, ये वाटर है। अब इसमें क्या समझ में आ रहा होगा, ये पानी है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए, ये सब सेडिमेंट्स हैं ग्रीन कलर से। तो ये पूरा लैंड एरिया है, ये भी लैंड एरिया है, केवल यहाँ पर क्या है, एक झील सी बन गई। ऑक्सबो लेक आपको कहाँ देखने को मिलेंगी? जहाँ पर रिवर मेंडरिंग करेगी, और रिवर मेंडरिंग कहाँ करेगी? बिहार में या ईस्ट यूपी में। तो बिहार में बहुत सारी आपको गौखुर झील मिलती है। ठीक है, फेमस एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, बिहार ईस्ट यूपी में मिल जाएंगे आपको। अब ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसा नहीं है, भारत में और भी जगह मिलती है जहाँ पर रिवर मेंडरिंग कर रही होगी। ठीक है, बनेगी वहीं पर। अब क्या बचा हिमानी? पेनी प्लेन। अब लिखिए नेक्स्ट, पेनी प्लेन, संप्राय मैदान। ये लास्ट लैंड फॉर्म है जो आपके रिवर, वैसे तो एक और है पॉट होल, लेकिन वो बहुत काम की नहीं है, करा देता हूं मैं फिर भी आपको, जिससे कहीं पर भी बच्चे जो हैं चूक ना जाएं। एग्जाम में कहाँ से पूछेगा ज़्यादा तक देखते हैं। पेनी प्लेन, पेनी प्लेन एक ऐसा लैंड फॉर्म है जब रिवर बिल्कुल अपना एंड कर रही होगी। जैसे गंगा का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ मैं, तो गंगा का ओरिजिन तो उत्तराखंड से, लेकिन एंड कहाँ कर रही है? बांग्लादेश में, या बांग्लादेश से पहले वेस्ट बंगाल और कहाँ पर? बिहार वाली साइड में। ये एंड वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, यहाँ पर रिवर क्या करती है, जितना ज़्यादा इसने इरोजन किया, हॉरिजॉन्टल इरोजन, उतना ही इसने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट भी कर दिया। तो क्या हुआ, जब ढाल बहुत कम होगा तो ना पानी इधर फैल पा रहा है, और जितना रेत ला रही है अपने साथ वो रेत भी वहीं पे फैल गया है। तो डिपोजिशन भी हो रहा है और सेडिमेंट्स का, और साथ में इरोजन भी उतना ही हो पा रहा है। जब डिपोजिशन और सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन और इरोजन एक जैसा हो जाए, उस जगह को हम बोलते हैं पेनी प्लेन। ये आखिरी स्टेट है, बिल्कुल मैदान बन गया। अब यहाँ पर कोई भी आपको टीला और वैसा पहाड़ सा नहीं दिखेगा। तो नदी के बिल्कुल आखिरी मार्ग में, मार्ग के अंतिम स्थान पर बिल्कुल सपाट मैदान जो बन जाता है, जहाँ निक्षेप होना और हॉरिजॉन्टल इरोजन होना, इससे नहीं काट सकती नदी।
ठीक है, जैसे आप एक हॉरिजॉन्टल की भी तो एक सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है कि भाई बाढ़ आएगी इतने तक ही आएगी, उसके बाद नहीं आ सकती बाढ़। तो उस सीमा को ही क्या कहा गया है, पेनी प्लेन। ठीक है, लिख लीजिए अब इसे, पेनी प्लेन को। केवल आपसे पेपर में पूछा गया पेनी बनाता है, तो रिवर बनाती है। लिखिएगा पेनी प्लेन में, यह नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित आकृति है, यह नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित आकृति है। This landform is created या formed, created लिखो या formed लिखो। This landform is formed at the end stage of the river, at the end stage, END वाला end बोल रहा हूं मैं, END, end stage of the river, where the horizontal erosion by the river and the sediments deposition where the horizontal erosion by the river and the sediments deposition is almost equal, ठीक है। अगर मैं इतना टाइम खर्च कर रहा हूँ इस पर, तो किसी वजह से मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था, मैं आपको सीधे एक बार में लिखवाता, बस वैलीज़ के नाम लिखवाता और फिर आगे बढ़ जाता। ये याद करना आपका काम है कि कौन बना रही है, समझाने के पीछे, ताकि आप भूलें ना इस चीज़ को। अब ऐसे ही आप, एक नहीं है ये, तो अभी ट्रेलर है, अब पिक्चर अभी बाकी है। अब ग्लेशियर वाली देखना कैसी बनेंगी, इसीलिए मैं एक बार आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ। इंटरनेट चल जाता तो अब नेक्स्ट क्लास में चलेगा, मैं आपको एक बार दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में छप जाएगी इमेज। ग्लेशियर हिमानी कैसी कैसी बनाती है, सर्क, श्रिंग, हॉर्न्स, एरीट, यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, ये सब कौन बना रहा है, ग्लेशियर बना रहा है, हिमानी बना रही है। इसके बाद विंड भी बनाएगी, मोनाड रॉक्स, मशरूम रॉक्स, सैंड ड्यून्स, बरखान, लोएस प्लेन, ये सब कौन बनाएगा, विंड बनाएगी। उसके बाद फिर समुद्र की अलग इंसेलबर्ग्स, ये सब जब चैप्टर पढ़ते हैं दिमाग का दही हो जाता है, इसीलिए मैं टाइम से लेके चल रहा हूँ और आपको एक एक चीज़ ये हो कि समझ में तो आए कि कम से कम क्या पढ़ना है, दूसरा ऑप्शन है रट लो। है जी, जोर से बोलिए। हिंदी में बोलूं कौन सी चीज, संप्रा में, तो नबी हिंदी में नहीं बोला। लिखिए, ये नदी के द्वारा निर्मित, क्या बोला था आपको मैंने वैसे, नदी की अंतिम अवस्था में निर्मित एक आकृति है, ये लिख लिया था। ऐसा तब होता है जब, ऐसा तब होता है जब नदी के द्वारा क्षैतिज अपर्जन, नदी के द्वारा क्षैतिज अपर्दन, क्षैतिज लिख लोगे ना, क्षैतिज अपर्दन और अवसादों का निक्षेपण एक साथ होने लगता है। और अवसादों का निक्षेपण, निक्षेपण कैसे लिखेंगे, अवसादों का निक्षेपण दोनों होने लगता है, क्षैतिज अपर्दन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इरोजन और सेडिमेंट्स का डिपोजिशन दोनों एक साथ होने लगता है। ये पेनी प्लेन है। अब आपने ये जो सारी पढ़ी हैं अभी, ये सारी नदी ने, रिवर ने जो इरोजन प्रोसेस से बनाई है वो है। अब रिवर सेडिमेंट्स के डिपॉजिट से जो बनाएंगे उनको पढ़ना है। अभी रिवर पे ही चल रहे हैं, तो थोड़ा सा और आपका दिमाग का दही बनेगा। अब लिखिए, अब ज़्यादा नहीं है, लिखिए रिवर्स की लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर, हेडिंग है ये। लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय sediments deposition, landforms created by sediments deposition by the river, नदी द्वारा अवसादों का निक्षेपण करने पर
नदी द्वारा अवसादों का निक्षेपण करने पर निर्मित आकृति, ठीक है, नदी द्वारा अवसादों का निक्षेपण करने पर निर्मित आकृति कौन कौन सी अब है उसको लिख लेते हैं। कम से कम छूटेगी तो कम नेक्स्ट टाइम ये तो रह गया, ये पढ़ाना रह गया है। अब देखिए, अब केवल हम डिपॉजिट वाली पढ़ेंगे। डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स देखिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली एलुवियल फैन, जलोढ़ पंख, ये लिखते रहिए साथ साथ मेरे। दूसरी लिखिए एलुवियल कोन, या एक काम करेंगे फैन और कोन एक साथ ही कर लेंगे। एलुवियल कोन, जलोढ़ शंकु, ठीक है। दूसरी बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फ्लड प्लेन, बाढ़ का मैदान, इसमें दो तरीके के मैदान पढ़ेंगे हम, खादर और बांगर। एक दिन मुझसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था खादर और बांगर के बारे में, तब मैंने उनसे कहा था कि थोड़ा तसल्ली रखिए, बता देंगे आपको। किसी ने पूछा था। तीसरा आप ही ने पूछा था, हाँ कर रही हो, एलुवियल फैन, फ्लड प्लेन। डेल्टा, डेल्टा एक कैसी लैंडफॉर्म है जो रिवर इरोजन से बनाती है, ठीक है। डेल्टा को हिंदी में डेल्टा ही लिखिएगा। एक नेचुरल लीव्स है, लेकिन वो बहुत काम का नहीं है, छोड़ो उसे, वो तो बहुत हायर एजुकेशन में पूछा जाएगा। नेचुरल लीव्स, प्राकृतिक तटबंध बनना, बाढ़ का मैदान, एलुवियल फैन, इतने लैंडफॉर्म्स आप कर लीजिए बस, ठीक है। इन तीन को हम पढ़ेंगे। अब आज तो मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, और आप भी पक गए होंगे, लिखवा भी दिया कम से कम ये पूरा। करंट की क्लासेस इकट्ठी करवाते हैं सर, जब जी बताइए, दोबारा बोलिए। ग्रैंड कैनियन किसका एग्जाम्पल है? तो कैनियन का है, नाम ही लिखा है ग्रैंड कैनियन। गॉर्ज का ही तो बड़ा रूप होता है। पहली बात तो ऐसा वो पेपर बनाने वाला मालूम कौन है? प्रोफेसर होता है वो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जेएनयू का। उसे समझ है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। यूपीएससी का पेपर है, ठीक है। गॉर्जेस और कैनियन में एक डिफरेंस वही है बस। अब एक बार बताइए, इंसान का बच्चा, अब आपको मैं अगर बॉय कहूँ और एक दिन मैन कह दूँ, बोले अभी मैं आदमी नहीं बना सर। बनोगे, एक दिन बनोगे आदमी, समझ रहे हो? तो उसी की फॉर्म है। तो छोटे को बोलेंगे हम, जैसे बॉय कह दिया हमने, अभी अनमैरिड है, और एक एज बाद फिर वो हो जाएगा। तो कैनियन साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है।